हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी सिग्निफिकेंट है, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी तरह फॉर द स्टूडेंट ऑफ सेक्टोरल डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगे तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इंडिया का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी हरी क्रांति थी जिसको हम कह सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर को, जो कि पहले ट्रेडिशनल वे से की जाती थी, बैकवर्ड थी, उसको एक इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रमोट किया कि हमें मॉडर्न मेथड्स यूज करने चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने चाहिए, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर की जो यील्ड है उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर ये अर्ली 67 और 68 के अंदर स्टार्ट हुई, और जिससे कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन काफी मात्रा के अंदर इंक्रीज हुई, और स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये जो लार्ज ग्रीन रेवोल्यूशन एफर्ट जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने इनिशिएट किए थे, उसका ये एक हिस्सा थी। The Green Revolution began in 1940 when the Rockefeller Foundation launched a research project to help improve agriculture yield in Mexico. प्लांट ब्रीडर नॉर्मन बॉरलॉग, जिसने नोबेल प्राइज भी विन किया है, उन्होंने हाई यील्ड ड्वार्फ वीट क्रॉप जो थी तैयार की थी, डेवलप की थी। और जो कि मतलब इस तरह की क्रॉप थी जो कि पेस्ट जो थे, डिजीज जो थे, उसको मतलब डिजीज नहीं हो सकती थी, और ट्रेडिशनल वैरायटी से उसकी पैदावार ज्यादा थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर 1960 के दौरान शुरू हुई। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, और जिससे कि वीट की मतलब फूड प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हुई, और स्पेशली गेहूं की। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 67 टू 78 के अंदर यूज की गई पंजाब एंड हरियाणा के अंदर। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लेड द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम मेक्सिको सपोर्टेड द by introduction of high yielding variety of feed seeds. सो अब हम देखते हैं कि दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हर क्रांति की ये भूमिका थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा सुधार हुआ, इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट हुई, और उसी तरह इसके अंदर लंबे समय तक जो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन था उसको हम सस्टेन करके रख सकते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द 60s। और यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, हाई यील्डिंग वैरायटी को यूज किया, सीड्स को यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया, और मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स थे उसको यूज किया, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हो सके। J.G. Harar has defined the Green Revolution as the phrase generally used to describe spectacular increase। कि मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जो कि 68 के दौरान हुई, और फूड ग्रेन के अंदर ये अभी भी मतलब कंटिन्यू कर रही है। The Green Revolution is the phrase generally used to describe spectacular increase that took place during 68 is continuing in the production of food grains in India। यहाँ पे मेन फीचर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के है, देखो ये रेवोल्यूशनरी है, एक क्रांति ला दी इसने। इसके अंदर हमने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया, नए आइडियाज, और इसी तरह हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया, फर्टिलाइजर को यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो थे, जिसके अंदर क्या था कि वो ड्वार्फ वैरायटी के थे, जो कि मतलब बौने वैरायटी के थे, और जो कि बहुत कम समय के अंदर मैच्योर हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज कन्फाइंड टू व्हीट रेवोल्यूशन, और इसका जो मतलब मेन जो हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के अंदर ज्यादा ये कन्फाइंड थी।
तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? अगर हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस वजह से मतलब हरी क्रांति किस वजह से स्टार्ट हुई, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। देखो 66 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था 5 क्रॉप्स के अंदर, जैसे कि वीट, राइस, बाजरा, मेज एंड ज्वार। तो यहाँ पे जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो कि नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप किए थे, तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर इनको यूज किया गया और यहाँ पे इनकी यील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे पहले 8.5 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड होती थी, जबकि वो 27 तक जंप कर गई। उसी तरह जो मकई का दाना था उसकी 17 क्विंटल इंक्रीज हुई और बाजरा की 8 क्विंटल इंक्रीज हुई। Chemical fertilizer. Increase in food grain production is also due to more use of chemical fertilizer. 66 एंड 78 के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर की जो यूज थी वो 11 लाख टन हो गई और 2006 एंड 7 के अंदर ये 220.5 lakhs पर हेक्टेयर कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम 19 kg टू 150 kg इन 2004 एंड 15। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर जो थे वो ज्यादा यूजेस में आने लगे और उसी तरह इरिगेशन के अंदर 65 66 के अंदर 320 लाख हेक्टेयर इंक्रीज टू 957.7 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो जितनी टोटल जहाँ पे जिस एरिया के अंदर फसलें बीजी जाती थी 47.7 जो था इरिगेशन के अंदर आ गया। और 2015 और 16 के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी वो भी स्टार्ट की गई और जिससे क्या था कि काफी सारी जमीनों को इरिगेटेड एरिया के अंदर लाया गया था। उसी तरह हम देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। पहले क्या होता था कि कुछ ही फ्यू फसलें ही बीजी जाती थी। द प्रोग्राम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग वाज इनिशिएटेड इन 67 एंड 68। जैसे वीट जो है काटी जाती है अप्रैल के अंदर और उसी तरह मूंग जो है अगर इसको बीजा जाए तो 2 मंथ्स के अंदर मेच्योर हो जाती है। उसके बाद हम राइस और गन्ने को बीज सकते हैं, मतलब राइस और शुगर केन को ग्रो कर सकते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होगा कि जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है वो काफी मात्रा के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट्स यूज किए गए और जिसकी वजह से क्या था कि मतलब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को भी यूज किया गया और मल्टीपल क्रॉपिंग को भी एक्सपेरिमेंट किया गया और 17 एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन भी सेटअप की गई डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ताकि वो चीप एंड गुड मशीनरी जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करे। और उसी तरह एग्रो सर्विस सेंटर भी सेटअप किए गए ताकि उनको जो ट्रैक्टर्स थे वो लीज पे दे सके। क्रेडिट फैसिलिटीज ड्यू टू नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 69। तो क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अब मनी लेंडर की बजाय उनकी जो नीड्स थी वो बैंक्स वगैरह सेटिस्फाई करते थे और उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्रोवाइड करते थे। और टोटल क्रेडिट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का 2005 एंड 16 के अंदर दैट वाज 9,15,510 करोड़ था और शेयर ऑफ कमर्शियल बैंक जो था 70.2% था। और इसी तरह 66 के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रीऑर्गेनाइज हुई और 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज असम, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप की गई, जिसने एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। और उसी तरह काफी सारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेटअप किए गए। अब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसका जो नंबर है वो 71 तक इंक्रीज हो गया है। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए 3 स्कीम्स थी, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम थी, लोकस्ट सर्विलेंस सर्विलेंस एंड कंट्रोल सिस्टम थी, प्लांट एंड सीड क्वारंटाइन थी। तो यहाँ पे क्या था कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थी पेस्टिसाइड उस पर स्प्रिंकल किए जाते थे और एरोप्लेन्स को इसके लिए यूज किया जाता था। और गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन भी सेटअप किया गया था और उसी तरह सेंट्रल एंड रीजनल पेस्टिसाइड एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी सेटअप की गई थी। और उसी तरह की सोइल जो है उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाए उसके लिए काफी सारी लेबोरेटरीज भी थी जो टेस्ट करती थी कि किस तरह की फर्टिलाइजर और सीड हमने यूज करना है और किस तरह से जो सॉइल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने मेंटेन करना है, उसके अंदर मतलब सॉइल की जो क्वालिटी है वो इरोड ना हो जाए और जो अनइवन लैंड है उसको हमने किस तरह से कल्टीवेशन के लिए फिट करना है। और उसी तरह जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की और जिससे गवर्नमेंट ने एक सेपरेट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया भी लिमिटेड भी सेटअप की है। तो फार्मर की जो क्रॉप है बहुत कम प्रीमियम के अंदर जो थी वो इंश्योर हो सकती थी, जिससे किसानों का रिस्क मिनिमाइज हो गया था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन हैज बीन सेटअप
1950-51 के अंदर सिर्फ 3000 विलेजेस को ही इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती थी, पर 2014 और 15 के अंदर 6.23 लाख विलेजेस जो थे उनको मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई थी। और उसी तरह भारत निर्माण प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया था कि सारे विलेजेस को हमने मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। और जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी अच्छा काम कर रही थी, और 2015 के अंदर ये जो योजना थी that has been taken over by दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और उसी तरह फार्मर्स को, क्योंकि छोटे फार्मर्स होते थे, मार्जिनल फार्मर्स होते थे, तो उनके पास सेलिंग और मार्केटिंग की जो फैसिलिटी थी वो नहीं होती थी, तो उनको मतलब वो प्रोवाइड की गई। इसी तरह उनको कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे जो रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट है 7-20 है। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन जो है वो भी सेटअप किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी की मिनिमम स्पॉट प्राइस फिक्स करता है। गवर्नमेंट जो है अपनी एजेंसी मतलब जैसे एफसीआई है और सिमिलर अदर कॉर्पोरेशन की मदद से ये मतलब किसानों से मिनिमम स्पॉट प्राइस पे परचेज करता है। नाउ वी विल सी व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम देखते हैं फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सीरियल्स, इनकी सबकी प्रोडक्शन पहले से जंप की। तो फूड ग्रेन आउटपुट जो था 81 मिलियन टन से थर्ड प्लान के अंदर, ये नाइन्थ प्लान के अंदर 203 मिलियन हो गया था। और फर्दर उसके बाद ये 2003 एंड 4 के अंदर 212 मिलियन हो गया था। तो यहाँ पे ये जो फूड ग्रेन की क्वांटिटी है, मतलब ये व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज तक लिमिटेड थी। व्हीट की जो प्रोडक्शन थी 11.1 मिलियन टन से 72.1 मिलियन हो गई थी 2003 एंड 4 के अंदर। और व्हीट की जो टोटल फूड ग्रेन है उसके अंदर भी उसका शेयर 13% से लेके 34 तक हो गया था। और राइस की जो प्रोडक्शन थी वो भी नाइन्थ प्लान के अंदर 35.1 मिलियन टन से 87.3 मिलियन टन हो गई थी। और पहले देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बेनिफिट ये भी हुआ कि पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज किए जाते थे, और बैकवर्ड हमारी एग्रीकल्चर जो होती थी बैकवर्ड होती थी। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रैक्टिसेस दे वर रिप्लेस बाय न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स। अब जो है फार्म सीड्स के बजाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाते थे, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए जाते थे। और उसी तरह देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये भी था, क्योंकि हम यहाँ पे अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स के ऊपर यूज होने लगे थे, कि ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इनकरेज कैपिटल फार्मिंग, जिसके अंदर हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। फार्मर जिनके पास 4 या उससे ज्यादा हेक्टेयर थे वो ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। और इंडिया के अंदर क्या थी कि 5-3% फार्मर जो है ऐसे हैं जिनके 4 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो वही कैपिटल फार्मिंग जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह जैसे ट्रैक्टर्स और अदर मशीन्स का प्रयोग हुआ, तो डिमांड फॉर लेबर जो थी वो भी कम हो गई। बट मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से और फर्टिलाइजर की यूज की वजह से लेबर की डिमांड इंक्रीज हो गई। और उसी तरह हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्योंकि यील्ड इंक्रीज हुई तो उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेटर हो गई। मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो गया, और डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स भी इंक्रीज हो गई। और उसी तरह हम देखते हैं कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न भी अगर हुआ। देखो यहाँ पे था कि जो अनाज का हिस्सा था वो इंक्रीज हो गया, और जो प्रोपोर्शन ऑफ पल्सेस था वो डिक्रीज हो गया। और उसी तरह क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज हो गया, और जो मोटा अनाज था वो कम हो गया। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी जो उत्पादिता थी वो इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, और जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट्स के अंदर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी डेवलप किए गए, लार्ज स्केल यूनिट भी सेटअप किए गए, जिस जो कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर जो थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते थे। और इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन से इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बेस मजबूत हुआ, जब 15.1% ऑफ नेशनल इनकम इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर, और 12.6% जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 12.6 शेयर है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर भी की भी ग्रोथ हुई, क्योंकि जब एग्रीकल्चर डेवलप होती है तो
इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर की डिमांड भी इंक्रीज होती है। और उसी तरह इफेक्ट ऑन कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे 57% ऑफ इनकम वाज स्पेंट इन फूड प्रोडक्ट इन रूरल एरिया, 43% इन अर्बन एरिया इन 2009 एंड 10। और उसी तरह क्या था कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंक्रीज हुई तो उनकी प्राइसेस रिड्यूस हुई, जिससे लोगों का अपना बजट बैलेंस करने में, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने में काफी हेल्प मिली। और उसी तरह एक अल्पविकसित देश जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर जो फार्मर है वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो किस्मत पे विश्वास करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने उनकी थिंकिंग, उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया। और उसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन प्लानिंग के अंदर भी डीप इम्पैक्ट है, क्योंकि थर्ड प्लान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी कम हो गई थी। So launching of the fourth plan, which was due in 66 and 7, had to be postponed for 3 years. तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोर्थ प्लान की जो फॉर्मुलेशन थी उसको भी इम्पैक्ट किया। और उसी तरह ही देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने राइज इन प्राइसेस को चेक करने को भी रोका, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जिससे प्राइसेस भी जो थे बैलेंस रही। और उसी तरह इससे क्या था कि ट्रेड के अंदर भी जो था हमारा इंक्रीज हुआ। और उसी तरह आप देखते हैं कि एवेल्युएशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो लोग कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो लोग जो इकोनॉमिस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं, एक तो लिमिटेड एरिया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो पूरे इंडिया की जो स्टेट्स थी उनके अंदर उसका इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं था। इसका फायदा कुछ ही स्टेट्स को हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। और जिससे क्या था कि ये स्टेट ज्यादा डेवलप हो गई और दूसरी स्टेट्स कम, तो इट लेड टू रीजनल इम्बैलेंसेस। और उसी तरह ही लिमिटेड क्रॉप्स क्रॉप्स थी। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जैसे वीट, राइस, ज्वार एंड मेज के ऊपर ही मेन इनकी प्रोडक्शन ही बढ़ी, जो पल्सेस थे उसकी प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुई। और 60% जो इंडिया के अंदर कल्टीवेटेड लैंड थी उसके ऊपर कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसी तरह जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इट वाज ओनली बेनिफिशियल टू बिग फार्मर, जो कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर सकते थे। और उसी तरह देखो यहाँ पे जो लोग इसके मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के अगेंस्ट है वो कहते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जो थी उनकी पोजीशन मिजरेबल हो गई थी, क्योंकि जब ऑटोमेशन थी, मशीनों को यूज किया जाता था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी इंक्रीज हो गई। और जो फार्म इनपुट्स थे उनकी ब्लैक मार्केटिंग भी इंक्रीज हो गई। और उसी तरह इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ 47.7% ही इरिगेशन के अंदर है। और उसी तरह अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। 70-71 के अंदर इट वाज 2.8%, जो कि 80-81 के अंदर डिक्रीज टू 2.5%। 10th प्लेन के अंदर ये 2.5% थी। 2014 एंड 15 के अंदर ये नेगेटिव थी। और 2015 एंड 16 के अंदर जो ग्रोथ रेट था वो 0.8% ही था। अब हम देखते हैं कि जो कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी एक बहुत ज्यादा एक अच्छी, मतलब जो कहते हैं आर्गुमेंट इन फेवर, ग्रीन रेवोल्यूशन का होना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात थी। उनका ये कहना है कि जो रिच फार्मर्स नहीं है बल्कि जो गरीब फार्मर है वो भी बेनिफिट हुए हैं। हाँ, ये कोई इसमें शक नहीं है कि रिच फार्मर को फायदा हुआ है, बट इसको दूसरे फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ है। 60% अगर हम बात करें तो 60% ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो पुअर फार्मर है। और उसी तरह क्या है कि जैसे कहा जाता है कि इससे सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज कर दी, ये गलत बात है, क्योंकि ये इनक्वालिटीज पहले से थी लोगों में। रूरल एरिया के अंदर जो डिस्प्यूट था ये पहले से थी, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं थी। और उसी तरह के ये आर्ग्यूमेंट कि ग्रीन रेवोल्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट को सप्रेट करेगा, ये वैलिड नहीं थी। रूरल एरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ये प्रॉब्लम थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बावजूद भी उसके अंदर ये प्रॉब्लम पहले से थी। और इसका जो मेन जो बेरोजगारी फैलती है उसके अंदर है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ तेजी के साथ है, तो उसका हम ग्रीन रेवोल्यूशन को दोष नहीं सकते। और ये भी था कि ओवर प्रोडक्शन होगी, फॉल इन प्राइसेस होगी, तो ये भी जो उनका फेयर था ये भी मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के था। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने मतलब काफी जैसे पैदावार इंक्रीज हुई। और जो इंडिया के अंदर जिन लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता था उनको, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल को, जिन जो लोग अंडर नर्स्ड थे, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था, उसने इनको प्रॉपरली फीड किया और इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसको भी एक्सेलरेट किया। सजेशन ये है कि ये जो प्रोग्राम है अदर क्रॉप जैसे कैश क्रॉप्स, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर किन, जूट, जूट आदि को भी कवर करना चाहिए।
इरिगेशन की जो फैसिलिटी है लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्रीज को, मतलब ज़्यादा जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको इरिगेशन के अंदर लाना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म जो है करना चाहिए और अच्छी फैसिलिटीज देनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर जो मशीनें हैं, जो जो मार्जिनल फार्मर है वो भी उसको यूज कर सकें। मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर मतलब फोकस करना चाहिए। और उसी तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि फार्मर को इम्प्रूव सीड्स मिल सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल सके, पेस्टिसाइड्स मिल सके, एग्रीकल्चर मशीन्स मिल सके एट ए रीजनेबल प्राइसेस। और उसी तरह एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह की वो क्रॉपिंग करके, किस तरह के वो मतलब सीड्स यूज करके, किस तरह के वो पेस्टिसाइड यूज करके अपने यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। और मतलब फोकस होना चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को हम दो वे से मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जहाँ पे मतलब फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं होते सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर, तो वहाँ पे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है इनिशिएट कर सकते हैं, ताकि पैदावार पहले से इंक्रीज होए। और उसी तरह ऑयल बेस्ड टेक्निक की जगह पे हम कोयल बेस्ड टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑयल बेस्ड टेक्निक, क्योंकि ऑयल की मात्रा कम है तो कोयल जो है अबंडेंस पे अवेलेबल है, तो हम लोग कोयल बेस्ड टेक्निक जो है यूज कर सकते हैं।